हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो जैसे कि आप सभी को सामने दिख ही रहा होगा आज स्लाइड में, आज पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी ऑल पॉइंट्स। आज हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर में उत्तराखंड ए की बात करो या जे की बात करो, उससे बाहर नहीं आएगा। बस आपको ध्यान देना जितना मैं पढ़ाऊंगा। तो आज है सरफेस टेंशन। जैसे नाम में ही पता है कि सरफेस पर टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन एक तरह से एक टेंसाइल फोर्स है। सरफेस टेंशन क्या है? एक तरह से टेंसाइल फोर्स है जो लिक्विड के सरफेस पे लगता है, जो कि लिक्विड के सरफेस पे लगता है। आप ये भी बता सकते हैं सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, जो दो इमिसिबल लिक्विड के बीच लगता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं वाटर और गैस के बीच, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है, इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं, ठीक है, वो है लिक्विड जो आपस में कभी मिलते हैं। ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनके सरफेस के बीच में जो टेंशन लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपको ध्यान देना है, ये बात आपको समझनी है। अब टेंसाइल फोर्स के केस में क्या होता है, टेंस जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन सरफेस का जो एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। क्या करता है? मिनिमाइज, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। क्या? कंप्रेस करने की कोशिश करता है। जब कोई चीज, अब एक बात बताओ, लिक्विड माना कि ये लिक्विड है, इसको अगर माना कि इसका ये जो हमारे पास सरफेस का एरिया उसको कम करेंगे, तो इस केस में जो लिक्विड हो जाएगा वो गाढ़ा नहीं हो जाएगा? आप बताएंगे बिल्कुल हो जाएगा गाढ़ा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसी के कारण पे क्या होता है, हमारे पास जो भी जैसे मॉस्किटो वगैरह है, मच्छर है, वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? तैरते हैं। कोई भी इंसेक्ट्स है, ठीक है, कीड़े मकोड़े है, वो ऊपर क्या करते हैं? तैरते हैं वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो लिक्विड हो गया गाढ़ा। अब आप बोलेंगे कि यार क्या पता वो इसके कारण तैरते हो, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और सरफेस टेंशन तो एक तरह से लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी छोटी छोटी, जैसे मॉस्किटोस, कोई भी इंसेक्ट्स है, वो केवल सरफेस टेंशन के कारण ही ऊपर क्या करते हैं? तैरते हैं। जैसे हमारे पास नीडल है, नीडल क्या करती है कि अगर नीडल को आप ऐसे डालोगे खड़े में तो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अगर ऐसे सीधे में डालोगे तो उस केस में क्या हो जाएगी? वो क्या करे? तैरती रहेगी। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण वो ऊपर तैरती रहती है। आप बताएंगे उसमें भी तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है। उसमें कैसे लगा? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगता है जैसे हम है, हम तैरेंगे वो लिक्विड में, हम वाटर में तैरेंगे, और कोई मतलब बड़े बड़े जहाज वगैरह जो बड़ी बॉडी के लिए, छोटी बॉडी के लिए सरफेस टेंशन के कारण, बड़ी बॉडी के लिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आपको ध्यान देना है। मैंने सरफेस टेंशन बता दी। हाँ, सरफेस टेंशन सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करूं तो आप बताओ सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है? सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स बाई एरिया, सॉरी फोर्स बाई एफ बाई एल, फोर्स बाई लेंथ। आप बताएंगे बिल्कुल सही है। और इसी फॉर्मूला को मैं और चीज भी और तरह से लिख सकता हूँ। आप बताएं किस तरह से लिख सकते हैं आप फोर्स? एक बात बताओ आपको मैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एफ की वैल्यू निकालू तो कितना आएगी? आप बोलेंगे डब्ल्यू बाई एस आएगी। तो यहाँ पे रख देता हूँ वो सारी वैल्यू, तो डब्ल्यू बाई कितना आएगा? एल इंटू एस। तो ये आएगा डब्ल्यू बाई वर्क डन यानी एनर्जी, एनर्जी बाई कितना हो जाए? एल इंटू एस। ये ए आएगा एरिया। तो आपको पेपर में डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा एफ बाई एल वाला, हो सकता है ये पूछ ले, ये फॉर्मूला पूछ ले इस तरह से कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक, एनर्जी पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया, इस तरह से पूछ सकते हैं कि। तो ये भी इसका फॉर्मूला किसका? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं, एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट पूछूं तो क्या होगी? इस केस में आएगी हमारे पास किलोग्राम फोर्स पर यूनिट लेंथ, किलोग्राम फोर्स बाई मीटर, ठीक है, के जी एफ बाई एल मीटर, ठीक है, के जी एफ बाई मीटर। ये आ गई इसकी यूनिट किसकी? सरफेस टेंशन। यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा। सरफेस टेंशन की यूनिट होगी किलोग्राम फोर्स बाई मीटर, एमकेएस पद्धति में। और एसआई यूनिट क्या होगी? आप बोलेंगे फोर्स की क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। लेकिन वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा, वो ऐसा पूछेगा ही नहीं। इसको सबको पता ही वाला फॉर्मूला, वो आपको पूछेगा इस बेस पे। आप बताओ वर्क यानी कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और एरिया क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी सरफेस टेंशन की होगी जूल पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट पूछा जा सकता है। ये बात आपको ध्यान देना। सरफेस टेंशन की
तीन अब खुद सोचेगा कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिया, क्या क्या पूछ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जूल पर मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, हो सकता है इसकी डायमेंशन पूछे। तो डायमेंशन क्या है इसकी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन होगी फोर्स की क्या होती है, ml (T⁻²) बटे एल से वैकेंसी, यानी कि जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन है एम टी की पावर माइनस टू ये टी होगा, ठीक है। एम टी की पावर माइनस टू है इसकी क्या डायमेंशन, किसकी, एम टी की पावर माइनस टू है सरफेस टेंशन, ये आप लिख देना। अब सरफेस टेंशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी इन विच बोथ मतलब ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इतना क्या बताना है, ये आपको सब चीज उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। अब थोड़ा मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्यू है हमारे पास, सॉरी ये क्यू पॉइंट है ले लिया मैंने लिक्विड में, और एक पी पॉइंट है क्या है लिक्विड के अंदर है। अब पी पॉइंट जो लिक्विड के अंदर है, आप खुद बताओ कि जो ये मॉलिक्यूल होगा लिक्विड का, इसको इधर वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। ससंजक बल का मतलब कोई सी फोर्स। कोई सी फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, कोई सी फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं। सेम मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या है, जैसे लिक्विड वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। फोर्स एडेंसिव फोर्स क्या होते हैं, यानी कि असंजक बल। एडेंसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगती है। आप बताएंगे, थोड़ा एग्जांपल दीजिएगा ना। यानी कि वाटर और किसके बीच, एयर के बीच, वाटर एयर के बीच, या वाटर गैस के बीच, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं असंजक बल, एडेंसिव फोर्स। और सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स। आप खुद सोचिएगा, जब वाटर मतलब पानी की बूंद गिरती है या पानी कहीं से आप गिराते हो, चाहे जग लेके आप जग में पानी लीजिएगा, उसको इस तरह से डालिएगा। तो जब आप पानी डालते हो, जब पानी इन्हीं को ऐसे मतलब डालते हो, तो पानी एकदम से फैलता क्यों नहीं, क्या कारण है, फैलता इसलिए नहीं क्योंकि उनके बीच स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है, जो कि एक दूसरे को क्या आपस में क्या ऐसे रखते हैं जैसे बांध के रखते हैं, ठीक है। उस कोहेसिव फोर्स के कारण ही वो क्या नहीं फैलता नहीं है। ये बात आपको ध्यान देना, सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है कोहेसिव फोर्स। एडेंसिव फोर्स आप बोलेंगे, एडेंसिव फोर्स का भी तो एग्जांपल दो ना। एडेंसिव फोर्स, एडेंसिव फोर्स क्या होता है, आपने कभी देखा जब भी हम पेन पेपर से कॉपी पे लिखते हैं, मतलब पेज पे लिखते हैं, व्हाइट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि जो हमारे पास पेन है, पेन में से जो इंक है वो क्यों लिख पाता है किसमें, पेपर पे क्यों लिख पाते हैं हम पेपर पे, क्या कारण है उसका, क्योंकि आपको पता है पेपर एक अलग और क्या पेन एक अलग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन क्या हो, जो एडेंसिव फोर्स है वो केवल हम लिख पाते, केवल हम लिख पाते स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स के कारण, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स के कारण, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर वही चीज मैं क्या करूँ, अब पेज जो है मतलब हमारे बुक का पेज है, उसको मैं आप थोड़ा सा क्या कर दूं, वाटर से भिगा दूं, तो आप खुद सोचिएगा जरा, वाटर से अगर मैं भिगा दूंगा पेज को, तो लिख पाते हैं हम उस पे, नहीं लिख पाते। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही कि जब हमने उसमें क्या मतलब लिक्विड मतलब वाटर को मिला दिया, पेज से मतलब गीला कर दिया, उस केस में क्या वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या कोहेसिव फोर्स। उस कोहेसिव फोर्स ने जो ना एडेंसिव फोर्स को, ओवरऑल नेट एडेंसिव फोर्स को कम कर दिया। उस कम एडेंसिव फोर्स के कारण ही तो हम बताते हैं कि अगर कोई मतलब पेज है वो पानी से गीला हो गया, उस पे जो पेन क्यों नहीं चलता नहीं है, किस कारण, उसका एडेंसिव फोर्स कम हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी, वही चीज ये है जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं इसमें लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया, ये मैं क्यों क्यों लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके और इसके बीच एक क्या है, एडेंसिव फोर्स है। एडेंसिव फोर्स के कारण ही मैं लिख पा रहा हूँ। ये था टेम्पररी मार्कर, और दूसरा होता है परमानेंट मार्कर। टेम्पररी मार्कर को मैं इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, मतलब ये तो हम मिटा सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट मार्कर होता, परमानेंट मार्कर से मैं अगर यहाँ पे ये लिख इस तरह से करता, तो ये मिटता नहीं, मिटा क्यों, क्योंकि आप बता सकते हैं परमानेंट मार्कर में स्ट्रॉन्ग क्या है, एडेंसिव फोर्स है। स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स के कारण ही ये क्या मिटता नहीं है, क्यों, किसमें, जो हमारे पास परमानेंट मार्कर होते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। और एक चीज और है, जनरली जब हम शीशे पे लिखते हैं, शीशे मतलब जब हम लिखते हैं ना, उस केस में हम शीशे पे क्यों नहीं लिख पाते, किसके बेस, किस मतलब किसका यूज करके हम लिखते हैं, जो भी हम जब शीशे पे हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स होते हैं उसमें भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स के कारण, जैसे दो डिफरेंट वो मॉलिक्यूल है ना, एक पेन का और एक दूसरा क्या
शीशा। अगर हम उस पे लिखने लगे तो उसमें एक चीज और का यूज करते हैं हम, अगर आपको पता है, हाइड्रो एच एफ। जब हम शीशे पे लिखते हैं ना तो एच एफ का यूज करते हैं हम, जब हम उस पे लिखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान देना। एच एफ क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसका यूज करते हैं हम जब हम शीशे पे लिखते हैं, एच एफ का यूज करते हैं, ये ध्यान देना। जब हम किस पे लिखते हैं, कोई भी शीशे पे, ऐसे नहीं हम लिख पाते, पेन चला के देखे ना, लिखा नहीं जाएगा, इसका यूज करते हैं हम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। मैंने तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल है और भी, अगर एग्जाम्पल देने लग गया था तो मतलब पूरा दिन इसमें जाएगा, लेकिन हमने वो नहीं करना है। हमने क्या है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। बस आपको एडेंसिव फोर्स का मतलब, अगर कोई एग्जाम्पल पूछे, सिंपल बताना, पेन और पेपर। पेन और पेपर, पेन से हम मतलब पेपर पर क्यों लिख पाते हैं, स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल है, पेन अलग है, कॉपी अलग है। अब ये चीज है, ये आपस में जुड़ रही है, ये किसके कारण है, ये अभी मैंने लगा दिए, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स है, ठीक है, इसके कारण जुड़ गई। और जो मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच होगा वो कोहेसिव फोर्स है, जैसे वाटर के बीच। ये बात आपको ध्यान देनी। अब आगे बढ़ते हैं जरा, जैसे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया, ज्यादा बताने की जरूरत, बस आप इतना समझो जरा, जितना मैंने बता दिया। इसकी बस यूनिट ध्यान रखना, एक जूल पर मीटर स्क्वायर है, और दूसरे किलोग्राम फोर्स पर मीटर या न्यूटन पर मीटर। ये बात आपको ध्यान देनी है। और इसकी ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसकी डायमेंशन भी बता दी थी, एम टी की पावर माइनस टू आई थी शायद। हाँ, एम टी की पावर माइनस टू, ये एम टी की पावर माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन आई, ये आपको ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें देखो, अगर मैं थोड़ा इस डायग्राम में सिर्फ समझाने की कोशिश करूं, अब आपको पता चल गया एडेंसिव फोर्स क्या होती है, कोहेसिव फोर्स क्या होगी। आप खुद बताओ, ये क्या है, लिक्विड है, इसके ऊपर क्या होगी, आप बोलेंगे एयर, गैसेस, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे कितने फोर्स लगेंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे, यहाँ पे फोर्स लगेंगे, एक एडेंसिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे एडेंसिव फोर्स लगेगा। जो कोहेसिव फोर्स, जो ये मॉलिक्यूल है ना वाटर का, आपको पता है नीचे भी कहीं वाटर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, आप बताएंगे होगा। वो क्या करेगा, इसको खींच अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एडेंसिव का मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। तो क्या है, नीचे का खींचने लग जाएगा, इधर का खींचेगा इसको, इधर का खींचेगा, इधर का खींचेगा, इधर का खींचेगा। तभी तो हमें क्या लगती है, ये जो ऊपर का सरफेस होता है लिक्विड का, वो एक तरह से क्या, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह लगता है, मतलब खिंचा हुआ प्रतीत होता है। और ये बात मैंने ध्यान रखा कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन है, वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, एरिया को मिनिमाइज। देखो, इस मॉलिक्यूल को इसने खींच लिया, इधर का मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा, और ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा, इधर का मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेगा। तो मतलब जो ये हमें ऊपर का सरफेस, वो स्ट्रेच, मतलब ये लगता है कि खिंचा हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब तनाव प्रतीत। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो आप खुद बताओ जरा, जो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इस पे नेट कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप बताएंगे कि अगर इसको मैं कहीं इधर बनाता हूं, मैं अगर इसको कहीं मैं समझा, इस मॉलिक्यूल के जो क्यू वाला है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। एक लग रहा होगा एडेंसिव फोर्स, समीशन ऑफ एडेंसिव, जो कि ऊपर लग रहा होगा किसी कारण, वो लग रहा होगा गैस के कारण। और एक दूसरा है कि कोहेसिव फोर्स किधर लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स नीचे लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स एक इधर लग रहा होगा, एक कोहेसिव फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये लग गया। अब आप खुद बताओ कौन सा फोर्स है, एयर के कारण जो एडेंसिव फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड तो कम है, किसके कारण, कोहेसिव फोर्स। अगर समीशन एफ आई इक्वल टू जीरो करूं, तो आप बताएंगे समीशन ऑफ कोहेसिव माइनस समीशन ऑफ एडेंसिव क्या हो जाएगा, नेट कोहेसिव फोर्स बच जाएगा। जो नेट कोहेसिव फोर्स है, नेट कोहेसिव फोर्स इधर वाला तो बैलेंस कर जाएगा इस तरह से, तभी तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सरफेस वो क्या खिंचा हुआ प्रतीत होता है। जो नेट एडेंसिव फोर्स है, नेट एडेंसिव फोर्स के कारण ही नेट सॉरी सॉरी नेट कोहेसिव फोर्स है, नेट कोहेसिव फोर्स के कारण ही क्या करता है कि कोई भी जो हल्की चीजें जैसे निडल हो गया, मॉस्किटो हो गया, कोई भी इंसेक्ट है, ऊपर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ये बात ध्यान देना, किसके कारण, नेट एडहेन नेट कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स बच गया ना, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट ज्यादा नीचे है, जो ये मॉलिक्यूल है इसको ज्यादा कौन नीचे वाले खींच रहे हैं, ऊपर का तो कोई मैग्नीट्यूड नहीं। चारों तरफ से एक तरह से आप बता सकते कोहेसिव फोर्स लग रही है, बशर्ते ऊपर वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, इधर भी कोहेसिव फोर्स, इधर भी कोहेसिव फोर्स, इधर भी कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स है ज्यादा। कोई क्या दिख रहा है आपको, आप बताइए, ज्यादा नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, जब नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे तो नेट कोहेसिव फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो नेट कोहेसिव फोर्स के कारण ही जो हमारे पास हल्की चीजें है, जैसे नीडल बताया, इंसेक्ट्स बताया, जो हल्के हल्की चीजें वो ऊपर तैरती है। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मैंने बता रखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है बड़े बड़े बॉडी के लिए, जैसे मैं तैरूंगा, आप लोग तैरेंगे, और कोई जहाज तैर रहा होगा बड़ी बड़ी बॉडी के लिए। अब जो लगता है छोटी छोटी जो चीजें है, जैसे इंसेक्ट्स है, नीडल वगैरह है, वो क्या करती है, तैरती है, किसके कारण,
सरफेस टेंशन के कारण, ये बात आपको ध्यान है। अब आप बताएंगे जो बीच का मॉलिक्यूल, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में क्या बताना है? इसका जिसको जितना इधर से इसको अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कोई फोर्स इधर इतना ही क्या है, इधर से खींचेगा, जितना इधर से इतना ही उधर से, और जितना उधर से इतना ही नीचे से, मतलब हर चारों डायरेक्शन में इक्वली क्या कर रहे हैं, इसको इसको क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो नीचे वाला जो पी मॉलिक्यूल है लिक्विड का, ये एक तरह से बैलेंस है, ये बैलेंस है। तभी तो सरफेस टेंशन, सरफेस मतलब की प्रॉपर्टी एक तरह से, मतलब सरफेस पे एक तरह से टेंसाइल फोर्स, जो टेंसाइल लगा हो, मतलब ऊपर का जो सरफेस, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अपनी अपने ही अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऐसे एकदम से सिकुड़ जाता हूँ, ये क्या है, सरफेस, मतलब ये क्या, सरफेस टेंशन बढ़ गया, ठीक है, ये सरफेस टेंशन है। अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे हो जाए, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन इस तरह से कम हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना। जैसे मतलब कि एकदम से मतलब सिकुड़ना, श्रिंक होना, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया। उस केस में जब लिक्विड क्या करता है, जब लिक्विड एक दूसरे को टेंशन, मतलब वो टेंशन में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है, ऊपर का लिक्विड जो है कंप्रेस हो जाता है, ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मिनिमाइज हो जाएगा, एरिया मिनिमाइज हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आप सभी को पता है कि हमारे पास जो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा गाढ़ा, गाढ़ा हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी जो मतलब हल्की कीट, इंसेक्ट्स है, और सारी चीज जो नीडे वगैरह वो क्या करती रहेगी। अब आगे देखते हैं जरा, इतना तो हमने बता दिया, थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैंने लिखा भी होगा वो भी पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। ये एक तरह से बाइनरी प्रॉपर्टी है। आ सकता है क्वेश्चन कि मतलब सरफेस टेंशन, और ये क्वेश्चन आ सकता है सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, तो आपने बताना प्राइमरली जो सरफेस टेंशन होता है वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स। किसके कारण, कोहेसिव फोर्स, आपको पता होना चाहिए। बाइनरी प्रॉपर्टी ऑफ, एक तरह से बाइनरी प्रॉपर्टी है। बाइनरी का मतलब जैसे इसमें लिक्विड एंड गैस दोनों बाइनरी प्रॉपर्टी है। अब एक तरह से क्या है, नेचुरल फेनोमेना है, ये एक तरह से नेचुरल फेनोमेना है, कोई आर्टिफिशियल ही नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल ही है। सरफेस टेंशन प्राइमरली ड्यू टू अ कोहेसिव फोर्स, लिखा है यहाँ पे, सरफेस टेंशन प्राइमरली ड्यू टू किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, ये बात ध्यान, किसी कारण था, कोहेसिव फोर्स है। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितने बार आ रहा है, ये इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, नया नया क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है बाइनरी प्रॉपर्टी, एकदम से बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन कैसी प्रॉपर्टी है, प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकेंडरी, थर्ड, टर्शियरी वगैरह, इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या बोलना, बाइनरी प्रॉपर्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन ये तो प्रीवियस ईयर में पता नहीं कितनी बार आया हो, किसके कारण होता है आपको पता होगा, ये कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण। ये ज्यादातर सरफेस टेंशन लिक्विड में देखने को मिलता है, लिक्विड में ही होता है, ठीक है। हमारे पास द अमाउंट, देख अब ये देखना, द अमाउंट work required to bring the molecule inside the tank on the surface is called, मतलब कोई भी चीज, अगर ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाने के लिए जितना हमने कार्य करना है किया है, मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं सरफेस तक लाऊंगा, जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा उसको ही क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अमाउंट वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल इनसाइड फ्रॉम, फ्रॉम ये मैंने ऐसे लिख रखा, आप ध्यान देना, ये शायद सारी इंग्लिश में ध्यान मत देना ज्यादा, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा है जल्दी में, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द टैंक, फ्रॉम इनसाइड द टैंक ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। मतलब यहां से मॉलिक्यूल को ऊपर लाने के लिए जितना कार्य या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस एनर्जी। ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके कारण हम जो किस पे शीशे पे लिख पाते हैं, वो एच एफ है, ठीक है। और ये इस किसका कारण है, स्ट्रॉन्ग एडेंसिव फोर्स। अब अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, अगर देखो सरफेस लिक्विड में हम ये मिलाएं, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन होगा, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में बताऊं क्या, अगर दोनों को मिक्स मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुगर का जो सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है, जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो क्या हुआ, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, विस्कस फोर्स बढ़ जाएंगे, विस्कस फोर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा किस केस में, अगर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जैसे शुगर एंड वाटर का मिक्सचर है, अगर इनका दोनों का मिक्सचर है, उस केस में सरफेस टेंशन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखना, अगर सरफ है हमारे पास, सरफ एंड वाटर सॉल्यूशन, अगर हम क्या करते हैं, सरफ को वाटर सॉल्यूशन, वाटर के साथ मिला देते, उस केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जो सरफ है, सरफ वाटर को और पतला कर देता है, पतला हो जाएगा तो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या डिक्रीज कर जाएगी। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगी तभी तो हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तभी तो हम बताते हैं ना कि जब हम कपड़े धोते हैं सर्फ का यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो पानी है, पानी जैसे पानी को पतला कर देता है, पतला कर देता है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो क्लोथ है, कपड़े, कपड़े के अंदर जो छोटे 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 छिद्र है, तो अंदर तक चला जाता है, वो क्या, वाटर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा,
अब अब मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, सरफेस टेंशन के बारे में हमने क्या किया, बोला था अभी कि ये क्या करता है कि एरिया को क्या करना है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है, मतलब कॉम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, खुद बताओ आप, जो मॉलिक्यूल माना लिक्विड के ये थे इस तरह से इस तरह से इस तरह से, माना पास पास आ गए, अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये दूर दूर नहीं भागेंगे। आप बताएं, दूर दूर बिल्कुल भागेंगे। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में जो वाटर है वो पतला, मतलब वो पतला हो जाएगा। पतला होने का मतलब समझ गया। वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ तो वो इधर उधर फैल जाएंगे, बिल्कुल फैल जाएंगे। उस केस में क्या होता है, विस्कस इफेक्ट कम हो जाएगा। जब विस्कस इफेक्ट कम हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ध्यान रखना, हमारे पास सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब तभी तो हम बताते हैं कि जो हमारे पास जैसे गर्म सब्जी है, गर्म कोई भी चीज हम मतलब सूप वगैरह है पीते हैं, तो हमें वो स्वादिष्ट क्यों लगता है, ठंडी चीज हमें स्वादिष्ट क्यों नहीं लगती। तो बताओ जरा आप। गर्म चीज हमें इसलिए स्वादिष्ट लगती है कि उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर होता है, तो आप बताएंगे बिल्कुल होता है। टेम्परेचर होता है तो उस केस में क्या होगा, जब टेम्परेचर होता है उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड का सरफेस सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सूप जो है, हम चाय पीते हैं, सूप है, जब सरफेस सॉरी जब हमारे पास जो चाय है या आप सूप बोलो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो जो हमारे पास है जब हम पीते हैं, वो हमारे पास हमारे जीभ पे ना हर जगह फैल जाता है। आप खुद बताइएगा, जब लिक्विड पतला हो गया तो वो तो हर जगह फैल सकता है हमारी जीभ पे, ठीक है। तो हर जगह फैल जाता है, इसीलिए हमें क्या लगता है, वो स्वादिष्ट लगता है। फिर से बता रहा हूँ, वो क्या, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हम गरम सूप या गरम कोई खाना खाते हैं वो हमें स्वादिष्ट क्यों लगता है, स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन जब कम हो जाता है तो यानी कि जो हमारे पास वो सूप है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो हमारे जीभ पे हर जगह क्या फैल जाता है। उसके कारण ही क्या हो जाता है, हमें वो स्वादिष्ट लगता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। और आपको एक बात मैं और बताता हूँ, जैसे सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी तक बताया था यहाँ पे ना, जैसे हम चाय मतलब दूध को हम गर्म करते हैं। दूध को जब हम गर्म करते हैं, हमने क्या बताया, जब गर्म होता है दूध तो उस केस में क्या है कि हमारे पास सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है, आप बताएंगे बिल्कुल होता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अब थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख दो तो ऊपर से क्या बन जाती है, मलाई बन जाती है। तो आप बताओ कि अगर हम मैं बात बताऊं, ऊपर जब मलाई बनेगी तो उस केस में ऊपर की जो मलाई बनेगी उस पे अगर कोई भी चीज, अगर आप बोलो कि कोई भी मतलब इंसेक्ट बैठ जाता है, मच्छर बैठ जाएगा, कोई भी इंसेक्ट है आराम से बैठ सकता है ना, नीचे तो नहीं डूबेगा। और भी क्या हो जाएगा, ऊपर वो गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया तो मतलब डूबने के चांस कम है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स वगैरह है, तो खुद सोचेगा, अगर अगर मैं एकदम से टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो जो गाढ़ापन है उसका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी का ही कारण है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन अगर जो भी लिक्विड हमारे पास ठंडा है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो जैसे सूप वगैरह है वो हमें क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उतने बताऊं तो। और एक चीज और भी मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो सबसे पहले जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जब दो लोहे को, जैसे माना ये भी लोहा है ये भी लोहा है, इनको आपस में ऐड कर मतलब जोड़ना चाहूँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम टेम्परेचर देते या नहीं देते, आप बताएंगे बिल्कुल देते। जब टेम्परेचर देते हैं इसको हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। लिक्विड फॉर्म बनाते का मतलब कि टेम्परेचर पहले बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा देते तो उसके इसमें लिक्विड फॉर्म हो गया, पतला हो गया। तो क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से रख देते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ये दोनों आपस में तो जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। जब ये जुड़ गए उसके बाद क्या करते हैं, जब इसको हम ठंडा रखने के लिए पानी में डालते हैं, तो क्यों डालते हो, ताकि कि क्या हो जाए, इसका सरफेस टेंशन हम क्या करें, वापस इंक्रीज कराएं। सरफेस टेंशन इंक्रीज करने का मतलब इसका एरिया मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज कर देगा, ये क्या हो, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आपस में क्या स्ट्रॉन्ग क्या बॉन्ड बनाएगा आपस में, ठीक है। ये किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। आपको ये बात ध्यान देनी है कि सरफेस टेंशन के कारण ही वो मतलब वेल्डिंग इस तरह से हो सके। पहले क्या करता है, हम लिक्विड फॉर्म दे देते, लिक्विड फॉर्म तो आपस में जोड़ देते, जुड़ जाता है आपस में। और जैसे जुड़ जाता है उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते, या लिक्विड में क्या कर देते, उसको लिक्विड में रख देते ताकि ठंडा हो जाए, सरफेस टेंशन बढ़ जाए। सरफेस टेंशन का की टेंडेंसी क्या होती है कि सरफेस को क्या करना, मतलब वो श्रिंक करना, श्रिंक करने का मतलब एरिया को कम करना। तो आपस में उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांगली बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, बहुत सारी चीजें इसमें, बस आप समझ जाना।
आप सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ वो भावना से समझाना आप सारे, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने क्या बोला, नीडल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, बिल्कुल करती है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, मतलब फ्लोट करती है, ठीक है। अब है रेन ड्रॉप एंड ड्यू आर स्पेरिकल इन शेप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, जो बारिश, जब बारिश होती है तो हमारे पास जो पानी की बूंद होती है वो गोला, मतलब गोलाकारी क्यों होती है, मतलब स्पेरिकल शेप क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण जो वाटर की बूंद बूंद है उसमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है, और जो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स की टेंडेंसी होती है वो पता है क्या, अपने बॉडी को ऐसे जकड़ के रखता है, मतलब आपस में जोड़ने की कोशिश करता है, कभी फैलने नहीं देता, मतलब स्प्रे नहीं होने देता उनको फैलने की, तो क्या करता है, आपस में जकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि बोलने का मतलब मेरा ये कि आपस में स्ट्रांगली क्या करे, आपस में ही जुड़ा रहे, कभी इधर उधर फैलना नहीं, बस यही है। रेनड्रॉप एंड ड्यू आर स्फेरिकल शेप एज ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, माना कि ये क्या है हमारे पास, ये वाटर की क्या है, बूंद है, ठीक है, इस तरह से ये बूंद है। अब क्या होगा, जो बूंद होगी मतलब वाटर की, ठीक है, उसका वेट भी होगा, आप बताएंगे वेट भी होगा, और ये बूंद क्या होगा, इस तरह से सरफेस टेंशन लग रहा होगा, माना ये नीचे गिरी इस तरह से ना, ये सरफेस टेंशन भी लग रहा होगा, तो आप बताएंगे बिल्कुल लग रहा होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है कि स्फेरिकल होगी या नहीं, जो कि आपको शायद पता नहीं होगा, वो मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब बताऊं क्या है कि जो हमारे पास वाटर की बूंद होती है वो स्फेरिकली होती है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो है बूंद का वेट और दूसरा है उसका सरफेस टेंशन, ठीक है। अब आप बताओ, अगर इफ सरफेस टेंशन इज ग्रेटर देन किसका, वेट ऑफ बूंद, ठीक है, बूंद के वेट से अगर ज्यादा है सरफेस टेंशन, इस केस में क्या करेगा, सरफेस टेंशन आप खुद बताओ किसके कारण होता है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, तो क्या करेगा ये सरफेस टेंशन, जो ये सरफेस टेंशन लग रहा है इसको ऐसे कैसे क्या करेगा, अब मतलब इस तरह से क्या करेगा, इधर से खींचेगा, इधर से सिकुड़ने की कोशिश, इधर से मतलब इधर से गोलाकार फॉर्म खुद दे देगा, इस तरह इधर से भी दबाएगा इधर से, तो यानी कि खुद ही ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगी, स्पेरिकल शेप। अगर 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 क्या होगा, वेट हमारा कम होगा सरफेस टेंशन, तभी हम इस केस में बनती है स्पेरिकल शेप। कब आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है ये कि कब बनती है स्पेरिकल, तो आपने एक बात ध्यान देनी, स्पेरिकल तब बनेगी, स्पेरिकल तब बनेगी जब हमारे पास सरफेस टेंशन वेट से ज्यादा होगा। और दूसरा केस है आपका, दूसरा केस ये है कि अ, अगर वेट ज्यादा हो गया, मतलब जो हमारे पास, ठीक है, ड्रॉप है किसकी, वाटर की, अगर वेट ज्यादा होगा तो खुद सोचिए, जब वेट ज्यादा होगा तो यार सरफेस टेंशन भले ही लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड वेट से क्या होगा, कम होगा, जब वेट से कम होगा मैग्नीट्यूड, तो आप बताओ जब वेट लगेगी तो ये वेट तो इसको नीचे, मतलब ग्रेविटी के कारण ये नीचे खींच जाएगी, मतलब इसका जो आकृति हो जाएगी बाद में वो इस तरह से हो जाएगी, किस तरह से, ये मुझे लगता है इस तरह से चपटी हो जाएगी, चपटी। और वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि वेट ज्यादा है तो वेट भी तो लग रहा है, वेट इसको नीचे खींचेगा, सरफेस टेंशन लग रहा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेट की तुलना में कम है, इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वेट की मैग्नीट्यूड से कम है, तो ये क्या होगा, एनी इरेगुलर शेप बन जाएगी, इस केस में एनी इरेगुलर शेप बन जाएगी, और एनी इरेगुलर शेप बन जाएगी, और इसको यूजुअली जो हम बोलते हैं इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप बन जाएगी इसकी, क्या इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार बन जाएगी, ठीक है, इलिप्टिकल शेप बन जाएगी। ध्यान रखना दो कंडीशन है, क्वेश्चन कैसे, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बना दिया है कि मतलब जो 5 या 10%, 5% स्टूडेंट कर पाएंगे वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये ध्यान देने वाला है। ये दो क्वेश्चन हर कोई बताओ क्या, अगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया ना उसने कि वेट, मतलब जो रेनड्रॉप है उसका वेट क्या है, कि वेट, बूंद का वेट क्या है, ज्यादा है सरफेस टेंशन में, तो आंख बंद करके हर कोई स्टूडेंट बताओ क्या कर देगा, जब जैसे सरफेस टेंशन देगा ना स्फेरिकल पे लगा देगा। लेकिन ये नहीं करना, क्वेश्चन को सही पढ़ना, तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैं सारी चीज कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं ऐसे मतलब हवा में बात नहीं कर रहा, सारी चीज में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अगर वेट ज्यादा होगा तो उसके इसमें इरेगुलर शेप बनेगी, इरेगुलर शेप का मतलब यूजुअली टिपिकल शेप, ठीक है। अब इसके बाद है, जैसे हमारे पास बर्ड वगैरह है, जैसे चिड़िया वगैरह है, जो पानी पी पाती है कहाँ से, लेक से, वो किसी कारण सरफेस टेंशन के कारण है। और अगला कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, ये इसकी एप्लीकेशन है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल होता है, वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखेंगे मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब आगे देखते हैं, सॉरी, अब आगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर। अब एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर, जैसे कोई ये लिक्विड की ड्रॉप है, अभी लिक्विड यानी कि वाटर की ड्रॉप है, माना कि एक आई और गिर गई नीचे, तो आप बताओ
ये एक साथ क्यों गिरी, मतलब ड्रॉप क्यों बनी, अलग अलग क्यों नहीं, मतलब वो क्या हुई, क्या बोलते हैं इसको, ये फैली क्यों नहीं है, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था, फैली क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच क्या स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स के कारण ये फैली नहीं होगी। तो यानी कि इंटरनल कुछ प्रेशर होगा जो कि कोहेसिव फोर्स के कारण होगा ना, उसको बोलते हैं पीआई, इंटरनल प्रेशर पीआई होगा। और बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी आउटसाइड, ठीक है। तो आप बताओ कि कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, एटमॉस्फेरिक या मतलब इंटरनल प्रेशर, तो आप बताएंगे इंटरनल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत छोटा होगा ना इसके कंपेयर में। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल, उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। इंटरनल प्रेशर किसके कारण आएगा, ड्यू टू कोहेजन ना, P1 माइनस पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, ये किसके कारण है, कोहेजन के कारण, को ओनली कोहेजन, ठीक है। इस बूंद में जो कोहेजन है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या आता है, सेम उससे बन रखी है मॉलिक्यूल, मतलब ये वाटर की ड्रॉप है, सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, यानी कि क्या कोहेसिव फोर्स। तो पी आई माइनस पी नॉट क्या एक्सेस प्रेशर, ये बात आपको ध्यान देनी। तो हम जानते हैं कि अब इस केस में ये जो सरफेस टेंशन, अब ये आप बताओ कि ये क्या है आपका, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर है जो हमारा, मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया कि बाहर का क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर से क्या है कोहेसिव के कारण क्या है, तो पी आई ज्यादा होगा पी नॉट से, तो पी आई माइनस पी नॉट हो गया, ये आ गया नेट प्रेशर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, आप बताओ कि अगर मैं मतलब कि सर उसको, जो हमारे पास ड्रॉप है किसकी, वाटर की, उसको देखो किसी एक सेक्शन पे देखो, तो ये सरफेस टेंशन आप बोलोगे, सरफेस पे जो टेंशन है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी लग रहा होगा, ये सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो जब तक ये सरफेस टेंशन ये इस प्रेशर के बराबर इक्वल ना हो जाए, मतलब जब तक सरफेस टेंशन फोर्स, जब तक सरफेस टेंशन फोर्स क्या एक्सेस प्रेशर फोर्स के बराबर ना हो जाए, तब तक ये जो ड्रॉप है हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या एक्सेस प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू एक्सेस प्रेशर फोर्स। तो सरफेस टेंशन क्या है, पाई इंटू, हमने एरिया निकालना है, अगर एक तरह से बताओ तो क्या आएगा, आप देख देंगे इसका पैरामीटर क्या होगा, इस बूंद का पैरामीटर क्या, कहाँ का सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, आप बोलेंगे सरफेस पे, तो ये सिग्मा, सिग्मा इंटू सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन, ध्यान रखना, सिग्मा है सरफेस टेंशन इंटू पाई इंटू डी, जिस सरफेस पे लग रहा है, इक्वल टू डेल्टा पी है, डेल्टा पी यानी कि प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी नॉट इंटरनल माइनस एक्सटर्नल इंटू कितने पे लग रहा है, आप बताओ, ये वाटर की बूंद है, ये वाटर की बूंद इस तरह से, तो कितने पे लग रहा होगा, जितना पूरा एरिया इसका पाई पाई आर स्क्वायर पाई बाई फोर डी स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, इससे लिक्विड ड्रॉप के केस में, ये किसके केस में, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में आपको फॉर्मूला याद रखना कितना, फोर सिग्मा बाई डी, सिग्मा क्या है आपको पता हो, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू फोर सिग्मा, मतलब फोर इंटू सरफेस टेंशन बाई डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, ड्रॉप का डायमीटर क्या था, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको दे दिया होगा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको दिया होगा, फिर बोलेंगे कि इंटरनल प्रेशर ज्ञात करो कि जब सरफेस टेंशन इतना है दिया हो, सरफेस टेंशन भी दिया होगा और डायमीटर दिया होगा, सरफेस टेंशन दिया होगा, डायमीटर दिया होगा, और आपको क्या निकालना है इंटरनल प्रेशर, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, तो आप डेल्टा पी को लिख सकते हो पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड, आउटसाइड जो है आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया होगा, तब लिखना आपने फोर सिग्मा बाई डी, तो ये भी आपको दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो आपको पी इंटरनल निकालना हो, या दोनों प्रेशर का डिफरेंस दे दिया, आपको बोल दिया डायमीटर इतना है, तो बताओ सरफेस टेंशन कितना लगेगा। तो आपको हर चीज के बारे में आना चाहिए, क्या पता डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले कि बताओ उस केस में फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में फॉर्मूला कितना होगा, तो ये आपको ध्यान देना है, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में कितना होगा, पी नॉट पी आई माइनस पी नॉट, ये इतना आपको बताया कि डेल्टा पी इक्वल टू फोर सिग्मा बाई डी। अब सरफेस टेंशन इन अ सॉफ्ट बबल है, ठीक है, सरफेस टेंशन सॉफ्ट बबल के केस में क्या होगा, इसमें दो इंटरफेस बनते हैं, कितने इंटरफेस बनते हैं, दो इंटरफेस बनते हैं, दो इंटरफेस क्या है, बाहर एयर है, फिर वाटर है, फिर एयर है, फिर वाटर है, इस तरह दो इंटरफेस बन गए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये क्या है सॉफ्ट का बबल है, तो आप खुद बताओ जरा, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी इंटू कितने पे, मतलब हमारे पास से वो क्या है एक्सेस प्रेशर है, तो आप बताएं जिसका एरिया इतना है, एरिया जितना है इसका, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, कि आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर ही होगा ये भी, ओके। तो आप बोलेंगे एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू टू पाई आर, सिग्मा इंटू टू पाई आर, ये रेडियस इसकी आर है, प्लस टू पाई, ये इसके कारण भी तो है सरफेस टेंशन, जो बाहर वाला अंदर वाला सरफेस टेंशन और बाहर वाला सरफेस टेंशन, बाहर के लिए रेडियस कितने आर प्लस था टी आएगा, टी जितनी क्या है थिकनेस है, आपको ध्यान रखना जितनी भी थिकनेस है,
तो आप बताओ थिकनेस कितनी है, टी है। अब आप खुद बताओ थिकनेस जो हमारे पास टी है वो आर की तुलना में कितनी है, बहुत छोटी है। आर बहुत बड़ा है हमारे पास थिकनेस की तुलना में, तो ये आपको ये ध्यान देना है। लेकिन आर बहुत बड़ा है थिकनेस की तुलना में, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे डेल्टा पी इक्वल टू कितना, एक सिग्मा 8 सिग्मा बाई डी। इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा पी इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। तो ये आपको कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन या मतलब वो कैलकुलेशन याद नहीं रखनी। अगर याद रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं और अच्छी बात होगी। आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा पी इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। किस केस में, 100 बबल के केस में, ये आपको याद रखना है। अब किसके लिक्विड जेट का मतलब था, लिक्विड जेट जैसे हमने टैप देखे मतलब नल देखे हैं, उस केस में क्या है, जैसे ये यहाँ पे बनाया, ये मैंने सेक्शन देख बनाया है, तो सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, आप सरफेस पे लगेगा, सरफेस पे सरफेस टेंशन लगेगा। इसकी लेंथ कितनी एल है, जब इसकी लेंथ एल है तो हमारे पास जो सिग्मा लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, एक इस लेंथ पे एक इस लेंथ पे। सिग्मा इंटू 12 इक्वल टू डेल्टा पी इंटू कितना होगा, जितनी पूरा इसका एरिया है। एरिया क्या है इसका, अगर इस सेक्शन पे देखें तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया है कितना, एल इंटू डी हो गया, एल इंटू डी, डी इसका क्या आएगा, डायमीटर होगा। तो आप खुद बताओ इस केस में डेल्टा पी मतलब एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, 2 सिग्मा बाई डी। इसका मतलब समझ जाना, एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये डेल्टा पी है, ये इक्वल टू डेल्टा पी है। क्या, डेल्टा पी इक्वल टू तो पी आई माइनस पी नॉट, इंटर अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर इक्वल डेल्टा पी। वही डेल्टा पी है हर जगह इसमें, मतलब डेल्टा पी वही है। ये बात आपको ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करके यही आएगा, आप बताएंगे कैसे आएगा। इसको सॉल्व कर दो, एक मतलब जो भी है आर को किसमें बदल दो, डायमीटर डी बाई टू का डी बाई फोर का स्क्वायर हो जाए तो 8 सिग्मा बाई डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ड्रॉप के केस में कितना है, 7 याद करते हैं, 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। और बस आपको ड्रॉप के केस में याद रखना 4 सिग्मा बाई डी, 100 बॉल के केस में 8 सिग्मा बाई डी, और लिक्विड जेट के केस में कितना होता है 2 सिग्मा बाई डी। तो आपको ये चीज याद रखना। अब जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई भी बात नहीं, यहाँ भी सीखो आप। अगर एन ड्रॉप ऑफ वाटर है, अगर हमारे पास बहुत सारी ड्रॉप है वाटर की, एन ड्रॉप है, ठीक है, अनगिनत है, वो रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर है, बिकम्स सिंगल ड्रॉप। अब बहुत सारे ड्रॉप्स को मिला के हमने एक ड्रॉप बनाई, ड्रॉप। व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो इस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। उस कब है, कब है, मैंने डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा। डायग्राम क्या बनाया कि एन ड्रॉप है हमारे पास, कितनी बहुत सारी ड्रॉप को मिला के हमने कितनी बड़ी वाली ड्रॉप बनाई जिसकी रेडियस क्या है, चला रहे। ये फॉर्मूले सारे प्रूफ होते हैं, लेकिन मैंने प्रूफ नहीं करना, यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ई इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई सिग्मा आर। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सिग्मा क्या है हमारे पास, हाँ हाँ लिख तो रखा मैंने, सिग्मा सरफेस टेंशन, सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन, ओके। तो ये आ गया 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, हम कितना, 1 माइनस एन, एन की पावर 1/3। और इसमें बताऊँ क्या आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या होता है, इस केस में एनर्जी जो होगी रिलीज होगी, नेगेटिव में आएगा, इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो क्वेश्चन बताऊँ क्या है, जैसे यहाँ फॉर्मूला है, वो चीज क्वेश्चन इस तरह से देगा, बताऊँ कि 64 ड्रॉप ऑफ वाटर, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी मतलब कोई बच्चा कर सकता है, जिस 5-6% बच्चे ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो 64 ड्रॉप ऑफ वाटर, इस तरह से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 64 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, बिकम्स अ सिंगल ड्रॉप, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी सरफेस टेंशन भी आपको दिया होगा, और हर चीज एन की वैल्यू 64 है, रख दो इसमें वैल्यू आ जाएगी। क्या है फॉर्मूला, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर है तो 1 माइनस एन की पावर 1/3। ये इस केस में कब, जब बहुत सारी ड्रॉप को मिलके एक ड्रॉप बनी, सिंगल ड्रॉप बनी। अब क्या हुआ कि अब इसका उल्टा है, a single drop of a water of radius r is split। अब क्या है, सिंगल ड्रॉप है, बहुत बड़ी ड्रॉप है हमारे पास वाटर की, अब वो स्प्लिट हुई है इनटू एन ड्रॉप्स, एन ड्रॉप में स्प्लिट हुई है। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड दिस प्रोसेस, दिस इस प्रोसेस में मतलब एनर्जी कितनी लगी है। तो आप बताओ कि अब प्लस में आएगा तो इसमें एनर्जी रिक्वायर होगी। तो यहाँ पहले हमारे पास बड़ी सी ड्रॉप थी जिसकी रेडियस आर थी, और इसको हमने एन ड्रॉप में तोड़ दिया, एन ड्रॉप हो गया, तो इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1, ये एन की पावर 1/3 होगी, अगर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर ब्रैकेट एन की पावर 1/3 माइनस 1। ये सारी चीज ध्यान देना। तो ये सारी चीज मैंने बता दी, ये सोचो कि यहाँ से कितने क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ये बात आपको ध्यान देना, बस आपको कॉन्सेप्ट, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए कराया ये कैलकुलेशन, ताकि आप अगर कभी भूल गए तो आप निकाल सके। तो ये मतलब अगले स्लाइड में मैं कैपिलरी के बारे में डिस्कस करूंगा। अब आगे देखते हैं।
कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है? राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू जनरल लेवल इन अ नैरो पैसेज इज कॉल्ड कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? राइज एंड फॉल लिक्विड, किसी भी ट्यूब में लिक्विड का राइज करना और फॉल करना को ही कैपिलरिटी कहते हैं। और इसका जो जनरली जो डायमीटर होता है फ्लूइड के केस में 3 सेंटीमीटर से कम, किसी किसी बुक में 6 सेंटीमीटर से कम बता रखा, मतलब इसके आसपास है इसका जो डेटा है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? मतलब कांटेक्ट एंगल कितना बनाता है इन केस ऑफ वाटर। अब आप खुद सोचिएगा, अगर वाटर की बूंद कहीं भी सरफेस पे इस तरह से पड़ेगी ना, अब वाटर के केस में क्या होता है कि एडहेसिव फोर्स, मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स के, कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। तो जो हमारे पास वाटर है, वाटर जैसे वाटर ये फैल जाएगा, इधर इस तरह से फैल जाएगा, मतलब सरफेस को क्या कर देगा? गीला कर देगा। एडेंशन मतलब डोमिनेट करे, मतलब ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होता है? एडेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच क्या था? डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडेंसिव फोर्स। ठीक है, एडेंसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब क्या था? एक वाटर का था, वाटर किस में हो गया? सरफेस पे फैल गया। वाटर ने सरफेस को क्या कर दिया? गीला कर दिया। इसको बोलते हैं वेटिंग सरफेस। ठीक है, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग। तो क्या हो गया? वाटर की जो बूंद थी, जो वाटर की बूंद यहाँ पे पड़ी, तो ये क्या हो जाएगी? इस तरह से फैल गई। माना कि पहले इस तरह से थी ये बूंद, अब हमारे पास इसमें क्या एडेंसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स, तो इस तरह से फैल जाएगी। मतलब सरफेस को इसने क्या कर दिया? गीला कर दिया। ठीक है, सरफेस से चिपक गई इस तरह से। और लेकिन हमारे पास एक बात और भी ध्यान देना, जब एडेंसिव फोर्स ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स, इस केस में क्या होता है? कैपिलरी राइज होता है। क्या होता है? कैपिलरी राइज। ये बात आपको ध्यान देना। कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे? वाटर के केस में हमारे पास एडेंसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। और इस केस में क्या होता है? कैपिलरी राइज। जैसे यहाँ पे मैंने मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, इस केस में क्या होता है? थीटा जो बनता है 90 डिग्री से कम बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम बनता है। अब इसका अगर मैं दिखाऊं सरफेस, आप बोलेंगे वेटिंग, जो आपने बताया कि वेटिंग का मतलब क्या है? कि दूसरे सरफेस को गीला कर। आप खुद बताओ, जैसे माना कोई ये आपके पास ट्यूब है, अब वो एक्चुअली में वाटर का लेवल कितना है इसमें, तो आप बताएंगे आप एक्चुअली में वाटर का लेवल ये है। तो आप ये नहीं सोच रहे कि मतलब कि वास्तव में यहाँ तक होना चाहिए था इसका लिक्विड का मतलब लेवल इसका। अब लेकिन इसने क्या कर दिया इस सरफेस को? आप खुद बताओ, करना तो सरफेस को यहाँ तक था गीला, और इसने कहाँ तक कर दिया? ऊपर तक। मतलब वेट कर रहा है, सरफेस को वेटिंग कर रहा है। तो हमें पता है कि इस केस में क्या था, हमारे पास एडेंसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स है। तो क्या करेगा? वाटर दूसरे सरफेस को क्या कर दे? ज्यादा गीला कर देगा। आपको पता भी चल रहा होगा कि मतलब कितना गीला कर दिया है ये एक्स्ट्रा तो गीला कर दिया, जो ऊपर का है ये इस तरह से एक्स्ट्रा गीला कर दिया इस तरह से। तो जो कि आपको वैसे प्रतीत हो रहा है कि क्या है, मतलब कि ये यहाँ से क्या ऊपर चढ़ रखा है वाटर। ठीक है, तो आपको ध्यान लेवल इतना होना चाहिए था, ऊपर तक का गीला कर दिया। तो आपने इस तरह से ध्यान रखना। अगर कभी डायग्राम में आपको पेपर में आ गया, बताओ कि कैपिलरी राइज है कैपिलरी फॉल है, ये किस केस में? इसमें से किस में क्या होगा कि हमारे पास एडेंसिव फोर्स ज्यादा होंगे या कोहेसिव फोर्स? तो आपने ध्यान देना है कि जब एडेंसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स से, तो उस केस में क्या होता है? एडेंसिव फोर्स क्या होगा? वाटर का क्या टेंडेंसी है कि दूसरे सरफेस को क्या कर देती है? गीला कर देती है, फैल जाती है। बूंद क्या कर जाती है? फैल जाती है, क्योंकि स्पेस में क्या होता है? डोमिनेट कर दी। एडेंसिव फोर्स ज्यादा होगी, एडेंसिव फोर्स जब ज्यादा होगी, एडेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच है, तो क्या हो जाएगा? इसके सरफेस को क्या कर देगा? ज्यादा गीला कर देगा। तो ये इस तरह से, अगर इस तरह से आपको मतलब चढ़ा हुआ प्रतीत दिखाई देगा कहीं भी, तो आपने बोलना है कि ये क्या है? कैपिलराइज है। जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे माना ये कोई घर है, ठीक है, इसमें वाटर है इतना भरा हुआ पूरा, सॉरी, और ये ट्यूब मैंने इंसर्ट कर दी इसमें। ठीक है, तो आप बताओ, जो उसमें वाटर जो चढ़ेगा यहाँ तक, तो इस तरह से चढ़ेगा, इस तरह से, ये इस तरह से चढ़ेगा, देखो जरा। तो आप खुद सोच बताओ जरा इस केस में भी। और अगर इसका फॉर्मूला निकाले, फॉर्मूला मैं अभी बता दूंगा, वो निकालूंगा, मतलब वो ड्राइव तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन नीचे में निकल जाता कितना। यहाँ पे सरफेस टेंशन, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, सरफेस टेंशन ऐसे लग जाता बाहर के लिए, और वेट नीचे। सरफेस टेंशन फोर्स एंड वेट का फोर्स जो है वो इक्वेट कर देना है, तो वहां से निकल जाता फॉर्मूला कि मतलब कितना राइज करेगा ये जो कैपिलरी राइज है, यहाँ पे एच हाइट है, ये कितनी होगी। ये सारी चीज आपकी निकल जाती। लेकिन आपको ये ध्यान दो कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, आप बताएंगे इसने सरफेस को क्या कर दिया? वेट कर दिया, गीला कर दिया, ऊपर तक का गीला कर दिया, तभी तो ये क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ध्यान देना। लिक्विड विल राइज एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, इस केस में, किस केस में? जब एडेंसिव फोर्स ज्यादा होगी कोहेसिव फोर्स से, यानी कि इन केस ऑफ वाटर, वाटर केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, इन लिक्विड विल राइज एट अ पॉइंट ऑफ, क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट पे ये लिक्विड राइज हो गया, बिल्कुल सही बात है। पहली बात ये भी है, लिक्विड विल वेट द सरफेस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लिक्विड क्या कर रहा? वास्तव में लेवल इतना होना चाहिए था,
और इसने वेट कहाँ तक रखा, ऊपर तक का, इसको मतलब सरफेस को क्या करेगा, गीला कर दिया है। अब तीसरा पॉइंट इसका, शेप ऑफ द मिनिस्कस, मिनिस्कस इज कॉनकेव अपवर्ड। ध्यान रखना ये पॉइंट क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा वो लिख दिया मैंने, छोटा छोटा और पतला लिख दिया। शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉनकेव अपवर्ड। जो शेप ऑफ मिनिस्कस है, आप खुद बताओ, दिख रहा है ये हर चीज ना। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसका डायग्राम बना रखा है, अगर ये समझ में आ गया तो सारे आंसर इसमें छिपे हुए हैं। तो तो क्या है हमारे पास, जो शेप ऑफ मिनिस्कस इज कॉनकेव अपवर्ड, आपको ये नहीं दिख रहा कॉनकेव अपवर्ड, इस तरह से कॉनकेव अपवर्ड है, बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव अपवर्ड है, ये बात भी बिल्कुल। फोर वाटर ग्लास के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। फोर वाटर ग्लास के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वाटर और वाटर के केस में पता जनरली क्या होता है कि जो एंगल की वैल्यू होती है 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होती है, ठीक है, 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच। अब आप बताएंगे सर ये आपने जो थीटा बताया वो किस बेस पे बताया, देखो थीटा को देखो जरा, जैसे ये है हमारे पास, इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, बस आप समझते रहना जो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने ये बनाया, माना कि ये इस तरह से राइज कर गया, इस तरह से राइज कर गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका एंगल मेजर करूं तो हम हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, टेंजेंट से। तो टेंजेंट पास कर दो इस पे, जो एंगल बनेगा ये वाला थीटा, ये थीटा वो है, ये वाला थीटा है। बात अब हमेशा ध्यान रखनी, ये थीटा इस सरफेस से बना उसको बोलते हैं, जो एंगल हमेशा कैसे करना है, इसके इस पर रेखा खींच दी इस पे ना, एक टेंजेंट डाल दी मैंने इस पे, जो ये थीटा बनेगा ये इसका थीटा है। इस तरह से आपको ये बात ध्यान देनी है टेंजेंट के साथ। और अब इसके बाद आते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन मरकरी। मर्क्यूरी में देखते हैं मर्क्यूरी में क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, इसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, ज्यादा होते हैं किससे, एडेंसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी। अब आपको पता है कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, जो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास मर्क्यूरी होती है वो दूसरे सब्सटेंस को यानी किसी सरफेस को गीला नहीं करती ना, ये बात आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि वो क्या है कि कोहेसिव फोर्स का क्या टेंडेंसी होती है, मतलब आपस में सिकुड़ जाता है, मतलब आपस में क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये क्या होगा कि अगर ये कभी भी फैलेगी नहीं, इनके बीच जो है ना कोहेसिव फोर्स होंगे, तो अब खुद को ये क्या करेगी, वो मतलब श्रिंक करने की कोशिश करेगी, तो ये गोल बन गया, ठीक है। नहीं तो वाटर की तरह ये फैल जाता। ये फैला इसलिए नहीं क्योंकि इसके बीच क्या है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, फिर आपको पता है कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं। सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुद में ही क्या हो जाएगा, ये खुद को इस तरह की आकृति बना देगा, जो किसको शेप, स्फेरिकल शेप। और इसके इसमें थीटा कितना होता है, 180 से कम होता है, 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, थीटा है 90 डिग्री से ज्यादा, सॉरी, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम। ये नॉन वेटिंग सरफेस है, ये सरफेस को वेट नहीं करता, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। और मर्क्यूरी के केस में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 128 से 130 डिग्री। अब इसको मैं समझाता हूँ, क्या क्या सारे पॉइंट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो जैसे ये बनाया हुआ है, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ पहले इस तरह से। अब इस तरह से इसमें पानी था भरा, इसको मैंने ऐसे बना दिया। आप बताओ वास्तव में पानी का सर वो लेवल ये होना चाहिए था। ये सरफेस को देखो, नॉन वेटिंग सरफेस, सरफेस को वेट कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं यहाँ तक वेट करना चाहिए था, ये तो यहाँ तक भी नहीं कर रहा, ये तो इस तरह से, मतलब वास्तव में जो इसको इस तरह से फैलना चाहिए था, लेकिन ये इसने क्या करा, ये खुद ही में ही ऐसे मतलब सिकुड़ गया, मतलब खुद को ही इस तरह की शेप देना चाह रहा है, इस तरह की शेप देना चाह रहा है, क्योंकि वही टेंडेंसी है, क्योंकि हमें पता है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स वही जो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगे, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगे तो अपने अपने को ही खुद शेप देगा, स्फेरिकल शेप दे देगा। तो क्या है, वेटिंग सरफेस है, नॉन वेटिंग, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब थीटा कितना, थीटा आप खुद बताओ, थीटा कितना है आपका, नाइन, थीटा बड़ा है 90 डिग्री से, 180 से कम है। तो एक बात बताओ, थीटा आपको कैसे मेजर करना है, देखो ये वाला इस तरह से, थीटा कैसे मेजर करोगे, आप बोलोगे कि जो टेंजेंट लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन से मिला दो, और इसके बीच का ये यही थीटा है। आप खुद बताओ 90 डिग्री से कम है, आप बताओ ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 180 से आपको क्या कम ही दिखेगा, 180 से कम है। मतलब ये पॉइंट भी मैंने आपके सामने सर चीज, ये पॉइंट भी मैंने आपके सामने समझा दिया ये कैसे आया, ठीक है। और अब कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड आपको दिख रहा होगा, ये कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। और इस केस में होता है, अगर माना कि कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेंसिव फोर्स, इस केस में होगा कैपिलरी फॉल, इस केस में होगा कैपिलरी फॉल। और मर्क्यूरी मर्क्यूरी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 108 डिग्री, सॉरी 128 डिग्री से 130 डिग्री के बीच होती है। अब हम देखते हैं कि जो ये, जैसे मैं अभी ट्यूब बनाता इसमें पानी है, आपका ये मैंने कोई बीकर बना दिया, इसमें मैंने ट्यूब इंसर्ट कर दिया, ओके। अब मैंने इसमें ट्यूब इंसर्ट कर दी, इस केस में, किस केस में, मर्क्यूरी के केस में। तो आप बताएंगे इसका जो ये वाला कैपिलरी, कैपिलरी इसमें बताओ क्या होगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा, इस तरह से कैपिलरी फॉल हो जाएगा, इसमें कैपिलरी फॉल होगा। देखो ना वेटिंग करा सर, नहीं करा, तो कैपिलरी फॉल की वैल्यू, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल की वैल्यू में यहाँ पे अभी मैं आपके सामने लिखूंगा सारे फॉर्मूले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
अब आप खुद बताओ जरा, यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आने के चांस है? हर जो भी जहां भी आप देखोगे, हर तरह हर जगह क्वेश्चन ही दिख रहा है आपको। पहला, वाटर के केस में एडेंस फोर्स क्या होता है? ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वाटर के केस में बताओ क्या होता है? और अगर एडेंसिव फोर्स हमारा बढ़ाया हुआ कोहेसिव फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? कैपिलरी फॉल, कैपिलरी राइज, ये पता है कैपिलरी राइज है, ठीक है। और इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री ज्यादा, 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री कम। ये भी क्वेश्चन बन गया। और इसके लिए इस केस में क्या होगा कि लिक्विड क्या करता है? सरफेस को वेट करेगा, ठीक है। अब इस केस में वेट करेगा सरफेस को, और शेप मिनिस्कस की कैसे होगी? कॉनकेव अपवर्ड होगी। कॉनकेव 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 अपवर्ड होगी, क्या? कॉनकेव अपवर्ड होगी, ठीक है। ये बात होगी कॉनकेव अपवर्ड। अब फॉर द ग्लास, वाटर ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू कितनी? 0 डिग्री होता है। वाटर के लिए तो 8 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो 6-7 क्वेश्चन तो यहाँ पे पड़े। अब यहाँ से क्या है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन मर्क्यूरी, क्योंकि मैं इस तरह से हर पॉइंट को ऐसे बताऊंगा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। आप देखना प्रीवियस ईयर के, चाहे आपको एई के जेई के देखो, तो तमाम क्वेश्चन यहाँ से आए होंगे। जो भी आए होंगे बार बार पूछे होंगे, तो आपको मतलब सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मर्क्यूरी के केस में कोई सी फोर्स बड़ा होता है एडेंसिव फोर्स से, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मर्क्यूरी के केस में बताओ उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी फॉल बोलते हैं। ये थीटा कितना होता है? 90 डिग्री से बड़ा, और थीटा एक्सिस से भी कम होता है। नॉन वेटिंग सरफेस है, बिल्कुल सही बात है। कॉनकेव डाउनवर्ड है इस केस में, कॉनकेव डाउनवर्ड, ये आपको दिख भी रहा होगा। और थीटा की वैल्यू आपकी 128 से कितना होता है? 130 डिग्री होती है मर्क्यूरी। अब देखते हैं इसके फॉर्मूलाज में आता है कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कैपिलरी राइज, सॉरी कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? राइज ऑफ ब्लड, ब्लड का राइज होना कहाँ से? पैरों से लेकर हेड तक का, ठीक है। पैरों से लेकर हेड तक का राइज कैसे करता है? कैपिलरिटी के कारण, ठीक है। राइज ऑफ ब्लड फिर से कहाँ से? फुट से लेके हेड तक का, किसके कारण? कैपिलरिटी के कारण। राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीफ ऑफ द ट्री, पेड़ों के जड़ों से लेकर पत्तियों तक, मतलब वाटर कैसे जाता है? कैपिलरिटी के कारण, ठीक है। एग्जांपल है, ठीक है। राइज ऑफ केरोसिन थ्रो इन कॉटन से, कॉटन से जब आपने देखा होगा हम लालटेन वगैरह भी यूज करते थे जब लाइट नहीं आती, उस केस में क्या होता है? जो उसमें हमारे पास कॉटन लगी होती है, जो केरोसिन जाता है उसके थ्रू कैसे जाता है? वो भी कैपिलरिटी के थ्रू होता है। राइज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, सॉइल में वाटर का राइज होना, ठीक है। राइज ऑफ वाटर इन अ सैंड कॉलम, सॉइल में हम बोलते थे कैपिलरी राइज हो गया, कैपिलरी फॉल हो गया, ये वाला राइज फॉल, ठीक है। वाटर टेबल का इस केस में तो ये सारी चीजें किसके कारण होती है? कैपिलरिटी के कारण। अब कैपिलरी राइज का मतलब क्या था? 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी, 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी। अब आपको बताता हूँ फॉर्मूला दोनों का सेम है, कैपिलरी फॉल कैपिलरी राइज। बस एक बात आपको समझना है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक क्या होती है? हमारे पास देख कैपिलरी राइज का मतलब किस किस में कैपिलरी राइज करते हैं? जब हमारे पास एडेंसिव फोर्स ज्यादा होती है, कोहेसिव फोर्स वाटर के केस में। तो आप खुद बताओ उस केस में, अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, आप बोलते हैं 90 से कम। आप खुद सोचो cos थीटा की 0 से 90 तक की वैल्यू क्या करती है? सच पहले बताओ जरा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ऐसे cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0। इस तरह से आपको याद है, मतलब घट रही है, यानी कि है तो पॉजिटिव, तो यानी कि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी कैपिलराइज के केस में। अब कैपिलरी फॉल में क्या होगा? थीटा हमारे पास 90 से 180 के बीच में है। अब अगर माना थीटा हमारे पास 120 होता है, माना cos 120 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, क्योंकि अब मैं कैपिलरी फॉल के केस में देख रहा हूँ, cos 120 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? आप बोलेंगे 90 प्लस 30 डिग्री, cos 90 प्लस थीटा किस लाइन पे लाएगा? वर्टिकल लाइन पे। और किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन 30 डिग्री, यानी -1/2। इसका मतलब क्या था? माइनस आएगी ये टोटल वैल्यू, यानी कि अगर वैल्यू आप थीटा आप 90 से 180 के बीच रखेगी, तो ये क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू क्या शो करती है? कैपिलरी फॉल। तो ये आपको ध्यान देना है, ये साइन ऑटोमेटिक खुद ही दे देगा एंगल बेस पे, ये आपको ध्यान देना। तो ये बात कैपिलरी राइज का 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी। थीटा अगर हम बोले कि वाटर ग्लास के लिए cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, तो उस केस में क्या होगा? 4 सिग्मा। अगर वाटर ग्लास के लिए देखें तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में होती है राइज इक्वल टू क्या होता है? 4 सिग्मा बाई रो जी डी। कभी कभी इसको ये ऐसे लिखा होता है, रो जी क्या होता है हमारे पास? स्पेसिफिक वेट। कभी कभी इसको H इक्वल टू ऐसे भी लिखा होगा, 4 सिग्मा बाई गामा
गामा डी, ठीक है, इस तरह से भी लिखा होगा, ये भी सही है क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इक्वल टू रो जी। अब फॉर गिवन फ्लूइड, अगर हमारे पास थीटा भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी दिया हुआ है, रो भी, किसी भी के लिए गिवन फ्लूइड के लिए तीनों कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारे पास एच इंटू डी इक्वल टू क्या कांस्टेंट हो जाए। बोलने का मतलब क्या होता है, कैपिलराइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डायमीटर। अब आपको क्वेश्चन कितने यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एक तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से तो पूछा ही जा सकता है कि एक ट्यूब है उसका डायमीटर इतना है और उसमें कैपिलराइज इतना है, और दूसरी ट्यूब का डायमीटर इतना है, तो बताओ उसमें कैपिलराइज कितना होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, क्या, H1 D1 डायमीटर, ये कैपिटल डी का कोई दिक्कत नहीं है, H2 D2 कैसे आएगा क्वेश्चन। बोलेगा एक में कैपिलराइज मतलब डायमीटर इतना है, उसका कैपिलराइज इतना है, दूसरे का डायमीटर इतना, बताओ कैपिलराइज कितना होगा, तो ये लगा देना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई नहीं। इफ लिक्विड इन, अब देखो नेक्स्ट, इफ लिक्विड इन अ कॉलम ट्यूब सपोर्ट अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बी सॉरी above its, then height of liquid column कितना होगा। इस केस में हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या होगा, 4 सिग्मा बाय द रो माइनस, रो तो दिया होगा डेंसिटी ऑफ वाटर पहले से, माइनस रो डी जो भी लिक्विड के मतलब जिसके रिस्पेक्ट में दूसरा, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा लिक्विड दिया होगा ना, ठीक है, अंदर लिक्विड दिया होगा, उसकी डेंसिटी रख देनी, डी से मल्टीप्लाई कर देनी, जाएगा। अब क्या एक्सप्रेशन फोर, एक्सप्रेशन कैपिलर राइज, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलर राइज फॉर टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ गैप टी। जैसे माना कि कोई ये मेरे पास बिकर था, अब कहाँ बनाऊं, जैसे यहीं पे बना देता, ये कोई बिकर था, ठीक है, इसमें प्लेट है, इस तरह से हमारे पास प्लेट है, ये पैरेलल है एक दूसरे पैरेलल, और इनके बीच का गैप क्या होता है, टी। तो सरफेस टेंशन ऐसे लगा, इस तरह से सरफेस टेंशन, इसके बीच का गैप है, तो बताओ कि कैपिलर, तो इस केस में क्या होता है, कैपिलराइज कितना होता है, 2 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी। ध्यान रखना किस केस में, प्लेट के केस में, तब मैंने एचपी लिख रहा, प्लेट के केस में कितना होता है, एचपी इक्वल 2 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी, इस केस में 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ये थोड़ा नया हो सकता है, ठीक है। अब आपको एक बात और है कि अब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि जो ट्यूब का हमारे पास कैपिलराइज होता है वो ट्वाइस होता है प्लेट के, या थ्राइस होता है प्लेट के, या 5 टाइम्स होता है, या 6 टाइम्स होता है, तो ये हमेशा ध्यान देना ट्वाइस होता है क्या, एच ट्यूब क्या होता है, कैपिलराइज ऑफ ट्यूब इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एच प्लेट, प्लेट का देखो ना जरा, प्लेट का 4 सिग्मा सॉरी कैपिलरी राइज इन ट्यूब, ये ट्यूब के केस में कैपिलराइज इन ट्यूब है, ट्यूब वाला केस है इसमें, ये ट्यूब के लिए है, ठीक है, ये ट्यूब के लिए हो गया, तो 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी, ठीक है, कैपिलराइज ट्यूब, और ये भी ट्यूब के लिए, तो ये आगे कितना होगा, ट्यूब के केस में हमारे पास ट्यूब का दुगना हो जाएगा, 4 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, तो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया कैपिलराइज, कैपिलरी फॉल एंड कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, हर चीज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो इस सेशन को मैं यहीं पेंड करता हूँ। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी ऐसी इस तरह की वीडियो आप मिस ना हो पाए। धन्यवाद।